नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ है खास मेहमान सब इंस्पेक्टर विनोद वालिया। वालिया साहब, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में जनसाधारण को अवेयर करने का जो बीड़ा उठाया है। उस मुहिम में मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस में इस मुहिम को एक लेवल तक ले जाने का आपका यह सहयोग प्रशंसनीय होगा। धन्यवाद। दोस्तों, विनोद वालिया जी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो टेक्निकल टीम है उसको लीड करते हैं और इस टीम की खास बात यह है कि इन्होंने सैकड़ों ब्लाइंड केसेस को सोल्व किया है और हजारों जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढ के उनकी तलाश करके उनके घर तक पहुंचाया है। विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये टेक्निकल टीम बनी कब थी? सर, मैं पिछले कई सालों से इस टीम में काम कर रहा हूँ और नित्य नए दिन टेक्नोलॉजी का वास्ता पड़ता है। नई कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कभी दिल्ली पुलिस से कई तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेबसाइट, लगभग मोर देन 100 ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में है। तो सीखते सीखते लगभग 10-15 सालों से मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ और इसको लीड करते करते मैंने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिसकी बदौलत मुझे डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। ये टीम अलग से टेक्निकल टीम कब से बनी है? सर, पिछले 5 सालों से ये टीम बनी है। अच्छा। और इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी का इस तरह से काम आए तो एक सेंट्रलाइज एक सिस्टम हो और बाकी जो जितनी भी अंडर उनके प्रिविलेज या अंडर यूनिट्स या सब यूनिट्स हो, वहाँ तक उनका मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट हो। तो क्या ये सभी जिलों में है कि खाली नॉर्थ में ही है? सर, अभी तक तो ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही है। अच्छा। बाकी भी। तो आप शुरू से इससे जुड़े हुए हैं? जी सर। विनोद जी, ये जो आपकी टेक्निकल टीम जिसका आपने जिक्र किया, तो ये मेन क्या क्या काम करती है? इसका मेन मतलब जो है मोटो क्या है? सर, लगभग 6-7 सेक्शन को ज्वाइन किया है जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन है, नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स हैं, वेबसाइट हैं, अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट है जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, बड़े इलेक्शन है, इन सब की डिप्लॉयमेंट का जो कंप्यूटराइजेशन है उसका जिम्मा एक नए सेशन में जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं उनको सीसीटीएनएस या बाकी कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना। साथ में एक इनिशिएटिव है तलाश, जिसमें मेरे पास लगभग 5-6 लोग हैं, डिप्लॉय हैं। वो ऑल इंडिया लेवल पर हम जितने भी हमारे पास अपने बच्चे गुम होते हैं, बड़े गुम होते हैं, बुजुर्ग किसी भी एज के, तो उनको ट्रेस करने का काम। तलाश तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये सागर सिंह कलसी साहब ने स्टार्ट किया है। जी सर, ये 2021 में 21 के एंड में शुरू किया था डीसीपी साहब ने। जी सर। जी। अच्छा, तो इसमें तो काफी सक्सेस हुआ है, अखबारों में दिखाया था कि काफी लोग आप ट्रेस कर चुके हैं। सर, इसमें बहुत सारे लगभग हमने पैन इंडिया में कई स्टेट से लोगों को लेके आए। अच्छा। हमारी टीम को जैसे ही पता चलता कि कोई बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग या किसी फीमेल का या किसी टीनेज का ऐसी कोई भी गुमशुदगी या कोई किडनैपिंग का केस या अबडक्शन के केस होते हैं तो हम उसको पूरा जो टीम का आईओ होता है या उस केस का आईओ होता है उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और लगभग 1075 से ऊपर हमने ऐसे मिसिंग लोगों को या किडनैप लोगों के, अबडक्ट लोगों को ट्रेस किया था। इसका मतलब जो मिशन था, जिस पर्पज से बनाया था, वो पूरा सक्सेसफुल हो रहा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सक्सेसफुल। तो इसमें तो कई भावुक करने वाले केसेस सामने आए होंगे जो बहुत परिवार वाले भूल गए होंगे कि वे पता नहीं बच्चा मिलेगा कि नहीं। जी सर, कई बार ऐसे किस्से आए हैं जिनमें फैमिली वालों को भी ये अंदाज नहीं था या उम्मीद नहीं थी कि अभी भी दिल्ली पुलिस इनको ट्रेस कर रही है। अच्छा। तो डीसीपी साहब की जैसी डायरेक्शन थी कि पिछले 20 सालों का हमने ये डाटा खंगाला और उसमें से कई लोग तो आ चुके थे जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो परिवार भूल चुके थे, उनको रिस्ट्रिक्ट थे। ऐसा ही एक मामला 2008 का था जब हम उसको लेके घर वालों के बात पूछने गए कि आप बताएं इसका क्या किस्सा रहा या और इनपुट क्या है या क्या है, तो वो हैरान थे इस बात के कि दिल्ली पुलिस हम तो भूल चुके हैं,
लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। आपने कितने साल पुराने केस निकाले उसमें? ये 2008 20 साल का, मतलब 2001 से हमने ऑन बोर्ड शुरू किया था, मतलब पिछले 20 20 साल सालों के केसेस आपने ढूंढे कि जी। जो मिसिंग थे, जो अभी तक ट्रेस नहीं हुए थे, जो ट्रेस नहीं हुए। नहीं हुए। अच्छा विनोद जी, पुलिस तो वैसे ही काफी बिजी रहती है, इतने सारे केसेस सॉल्व करती रहती है, तो ये एक्स्ट्रा काम कैसे दिमाग में आया कि ये तलाश सिस्टम करना है और गुमशुदा को ढूंढना है? कोई ना कोई डीसीपी साहब से कुछ बात हुई कि भी क्या उनका मन के क्या विचार ये आया कैसे? सर डीसीपी साहब का, कौंसी साहब का एक कहना था कि अगर कोई मर्डर का केस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी गुनाहगार है उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन जो लोग अभी तक अपने घर वालों से जुदा है या किसी कहने से बहला फुसला के किसी भी तरीके से वो डिटेक्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उनको मिलाना अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और वो जब तक नहीं मिलते तो घर वालों के लिए वो ना तो मरे हुए के बराबर है, ना तो वो जिंदा है। तो अगर जब वो हम इस बड़े मुहिम में उनको रिस्टोर कर देते हैं तो परिवार वालों की खुशी का शायद अंदाज नहीं। पहले भी मैंने विनोद जी बताया था, सही कह रहे हो, ये जो गुम होने वाली जो है, जो गुमशुदा बच्चे या परिवार का कोई सदस्य गुम हो जाता है, जो घर लौट के वापस नहीं आता, ये दुख बहुत बड़ा है। ये तो उससे भी बड़ा है कि जब परिवार का कोई सदस्य भगवान को प्यारा जाता है, एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके आदमी उस दुख को भी सहन करने की शक्ति अंदर आ जाती है। लेकिन गुम वाले में तो ये है कि पूरे जिंदगी भर आदमी को यही इंतजार रहता है कि हर दस्तक पे उसको लगता है कि क्या पता वही वापस नहीं आ गया हो। जी बिल्कुल जी। तो ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है, इसलिए आपने ये जो मुहिम छेड़ी है ये काबिले तारीफ है। सर हमारी सीपी साहब की तरफ से भी पूरी डायरेक्शन है कि हम बल्कि टाइम पे इस तरह से कोई प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं या इस तरह से ऑपरेशन चलाते रहते हैं बच्चों को रिस्टोर करने के लिए। नई कोई स्कीमें लॉन्च करते हैं, अपने पुलिस ऑफिसर को रिवार्ड देने के लिए भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। विनोद जी एक चीज और है, देखो परिवार का तो फायदा हो गया, बच्चा परिवार तक पहुंच गया, इससे समाज में भी बड़ा फायदा हो गया। वो बच्चा गलत हाथों में लग के वो गलत रास्ते पे निकलता, समाज में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, तो बच्चा घर आ गया तो बच्चे का भी कैरियर सुधर गया और समाज के अंदर भी जो है बढ़िया उसका इम्पैक्ट रहता है। जी कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे के गुम होने पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो उसका गलत सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और फैमिली को टॉर्चर करते हैं या फैमिली को गुमराह कर देते हैं। ऐसे कई किस्से हमारे सामने आए। तो मैं जनसाधारण को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपका बच्चा गुम होता है, आपके घर से कोई भी गुम होता है, तो आप किसी की बातों में ना आए। जब भी आपको कोई इस तरह से कोई मैसेज आता है कि आपका बच्चा मैंने देखा है, वो किसी होटल में है, वो किसी प्रॉब्लम में है, उसके कपड़े गंदे हैं और वो हमें अपने पापा मम्मी से बात करने के लिए मना कर रहा है और आप कुछ पैसे भेज दीजिए, यूपीआई कर दीजिए, ऐसे ट्रांजिट कर दीजिए ताकि हम उसको एक दिन के रूम या उसको खाने पीने का जब तक आप नहीं आते हैं तब तक रिस्टोर करें। आपसे ये अनुरोध है कि आप कभी भी किसी पे विश्वास न करें। आप सीधा अपने पुलिस स्टेशन में या अपने आईओ को इन्फॉर्म करें कि इस तरह से कोई कॉल आई है और हमें इस तरह से बात करते हैं। आपने डायरेक्ट किसी से भी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन या इस तरह से कोई कम्युनिकेशन में या उनके चलावे में ना आए। इसी सिलसिले में हमने एक किस्से में जिसका कोई 20,000 रुपये ले लिया था और मऊ से हमने उसको ट्रेस किया। 914 लोगों को उसने तब तक फ्रॉड कर चुका था। किसी को बच्चे के बारे में कुछ मिसगाइड करना, ये करना, करते करते 914 लोगों को रिस्क। तो हमने काफ़ी वो मीडिया में भी आया। उसके बाद से जब से भी हमारी जितने भी पोर्टल हैं उन पे जो आप नंबर मेंशन करते हैं कि अब मेरा कोई बच्चा गुम हो गया, अगर मिले तो 10,000 20,000 रुपये अवार्ड भी करते हैं, नंबर मेंशन करते हैं, तो वो ना करें। उसकी जगह पे आप वहाँ के कंसर्न एसएचओज का या उस आईओ का फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई इस तरह से कोई कॉल करने लगेगा तो सीधा पुलिस के हाथे चढ़ जाएगा और बाकी की जनता के साथ कभी मिसचीफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज देखो इंसान कितना गिर गया है। एक तो जिसके घर का बच्चा गुम हो गया है वो वैसे ही परेशान है जी, कुछ लोग तो उसको ढूंढने में तलाश कर रहे हैं, और एक आदमी इसी मौके का फायदा उठाने के लिए वो जो है उसी चीज को कैश करने की कोशिश कर रहा है कि जब उसने लिख दिया कि गुमशुदा है, अगर ढूंढेंगे तो इतना इनाम देंगे, वो उस इनाम में से कुछ हिस्सा लेने की कोशिश करता है बिना ही मतलब ढूंढे और अपने जाल में फंसाने के लिए। जी सर, कमाल है।
इसमें टेक्नोलॉजी के क्या यूज होता है जो बच्चों को ढूंढने में? सर जब भी कभी हमें मिसिंग रिपोर्ट होता है तो हम कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि मैंने शेयर किया कि लगभग 1000 से ऊपर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग इनको मिसिंग को ट्रेस कर चुके हैं। तो जब भी हम हमारे पास कोई केस रिपोर्ट आता है तो फर्स्ट टाइम देखते हैं कि उसकी एज ग्रुप क्या था। अच्छा। अगर उसका एज ग्रुप बच्चा है और उसके पास कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं है तो हमारी टीम पैदल उस एरिया को, उनके सीसीटीवी फुटेज को, अगर उसके पास मोबाइल नहीं अगर है तो आपके लिए इजी हो जाता है काफी। जी अच्छा जी, तो उसके में हम थॉरली सारी गलियों में उन जाकर कई बच्चों को इस तरह से जो मतलब इस तरह से नहीं थे कि वो अपना बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, इस तरह से भी कई बच्चों को हमने रिस्टोर किया। दूसरे स्टेप में अगर वो टीनेजर है तो टीनेजर में हम उसके जो टेक्निकल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं सोशल प्लेटफॉर्म में उन सबको खंगालते हैं। अच्छा। वहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी इनपुट मिलती हैं, फैमिली को इंटेरोगेट करते हैं, उनके दोस्तों से बात करते हैं, स्कूल के टीचर्स वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं। उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें किसी भी एस्पेक्ट को हम खुला नहीं छोड़ते हैं और हम फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कहाँ पे होगा और उसको ट्रेस करके उनके परिवार वालों को सौंपते हैं। इसके साथ अगर वो कोई बुजुर्ग है तो हमारे पास पूरे ऑल इंडिया के जितने भी मिसिंग पोर्टल है, इसमें रेलवे का और भी कभी भी लास्ट में 1-2 दिन पहले फंक्शन भी हुआ, तो कई सारी ऐसी एजेंसियां और जैसे इंस्टीट्यूशन है जो इसी काम में लगे हैं, एनजीओ जिसको, तो बूढ़ों को, बुजुर्गों को, ये दवाई वाले, तो इस सारी हिस्ट्री को हम मैप करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कोई किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं लेते हैं, या दवाई लेने का कुछ असर कितनी देर तक होता है, या क्या क्या उनकी हैबिट्स हैं, इनको पूरा स्टडी करके उसी तरीके से उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, हम पढ़ रहे थे कि एफआरएस सिस्टम से क्रिमिनल्स दूर भागते हैं, क्या है ये एफआरएस है क्या? एफआरएस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। बेसिकली जितने भी क्रिमिनल हैं या जितनी क्राउडेड एरिया है, हमारी जो वॉल सिटी है उसमें मोस्टली हिंदुस्तान के हर कोने से सिटीजन आते हैं और उनके साथ अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो हम सब के लिए बड़ा दुखद होता है। तो इसी एंगल में हमारे दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे ही सिस्टम लगाए, व्हीकल पे ही माउंट किए हैं। अच्छा। तो व्हीकल को हम जो क्राइम का पैटर्न होता है उस पैटर्न को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके उन हिस्सों में, उन इलाकों में, उन जगहों पे जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा होता है या फिर इस तरह से जो लोग क्रिमिनल हैं जिसमें स्नैचिंग, रॉबरी, पेटी छोटे छोटे इवेंट्स करने की कोशिश करते हैं, उन इलाकों में उसको डिप्लॉय कराते हैं। एफआरएस में मैंने सुना कि भी ये आप वैन के ऊपर चारों तरफ कैमरे लगा देते हैं जी, और कैमरे में अगर जैसे कोई मतलब पुराना क्रिमिनल है जिसका रिकॉर्ड पहले ही दर्ज है, तो अगर उस कैमरे के उसमें रेंज में आएगा तो इधर सिग्नल आ जाएगा आपके पास? जी, हमें मैसेज आ जाएगा कि ये जो आदमी है ये पहले हमारे क्राइम का पार्ट रहा है और उसको हम फिर बुलाकर उसको वेरीफाई करते हैं और पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करते हैं कि इनकी इंक्वायरी करें कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन के बाद उनको अगर उसकी तरफ से कोई अपराधियों को भी पता चल चुका है कि अब ये वैन आ चुकी है। जी सर, अपराधियों पढ़ रहा था कि भी जैसे वो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो कुत्ते भागते हैं इधर उधर। जी सर, उसको देख के मतलब जी मैसेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका मैसेज तो बिल्कुल है। जब कोई क्राइम करने आता है तो प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट सर। अगर हम प्रिवेंशन के लिए इस तरह के उपाय हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जनता अपने आप को सुरक्षित समझती है। तो फिर इसकी जगह वैन की जगह आपको कहीं ऐसी प्रोमिनेंट जगह लगा देनी चाहिए ताकि अब वैन को देख के तो पता चल जाता है कि ये वैन स्पेशली जो है इसी चीज के लिए आई है। जी सर, अगर परमानेंट कहीं खंभों पर और कहीं कहीं प्राइम लोकेशन में लगा दिए होंगे बल्कि आपने। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है और पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे कई सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सब में इन चीज़ों का प्रोविज़न करने जा रहे हैं ताकि हमारी जो जनता है वो अपने आप को सुरक्षित समझे सर। जहाँ आजकल लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब मिसएडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं इससे तो मतलब आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्राइम करके बच पाना। हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं सर कि टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में ही हम जो जितने हमारे सिटीजन हैं उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट चेंज हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि रोज आए दिन नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए मतलब और अपडेट हो रही है, तो आपको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी उसके साथ कोप अप करने के लिए। सर ये साथ चलना पड़ता है, हर शाम को कोई नया एप्लीकेशन आ गया तो सुबह तक
उसको स्टडी करना होता है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर अपनी जितनी भी टीमें हैं हमारे पुलिस स्टेशन या हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं उन तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी होता है कि अब इस काम के लिए ये प्रोविज़न है, इस काम के लिए ये प्रोविज़न है। तो इसको लगातार हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में रखते हैं और सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं इनके बारे में। तो 24 घंटे आपकी टीम तो ऑन द टोज रहती होगी, है ना, कि भी मतलब कहीं पीछे नहीं रह जाए किसी चीज से। ये सर कभी हमें क्रिमिनल तो और भी ज्यादा है, वो भी सबसे पहले तो वही उस चीज का फायदा उठाते हैं। जो भी कोई नई चीज बनती है, कोई नया ऐप बन गया जी तो वो ज्यादा फायदा उठाते हैं उस चीज का। जी बिल्कुल। वो तो जब हमें पता है कि क्राइम करने का मेथड क्या है, बहुत सारे मेथड या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर या ऐसे कई ऐसी चीजें अच्छी और बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक किसी कंपनी ने एक कार्ड बनाने के लिए, जैसे स्कूल का कार्ड बनाने के लिए, स्वैप करने के लिए या नया इशू करने के लिए एक छोटी सी मशीन बनाई। तो उस मशीन को क्रिमिनल ने अलग तरीके से यूज किया। उन्होंने क्या किया कि वो एटीएम कार्ड पे, एटीएम बूथ पे जाते और एटीएम बूथ पे जाते कोई भी सिटीजन जैसे उनसे हेल्प मांगता कि बेटे मेरा ये कार्ड स्वैप कर देना या नंबर नहीं चल रहा, तो वो जज करते और पीछे खड़े रहते। वो उस कार्ड को स्वैप करते, वन टाइम स्वैप करने के बाद उसकी जितनी भी उसको कॉपी कर लेते और दूसरा ब्लैंक उसी कंपनी का या उसी बैंक का स्वैप करके दूसरे में उस जितने भी क्रेडेंशियल है उसका डाटा है उसको कॉपी कर देते। इस तरह के छोटे छोटे डिवाइस यूज करते हैं। अच्छा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने स्कूलों से या कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कार्ड बनाते हैं या बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं या रिप्लेस करते हैं या टर्न कंडीशन में तो उसको चेंज करते हैं तो यूज करते हैं। तो उन्होंने अच्छे काम के लिए डिवाइस यूज हुआ था और इजाद हुआ था और देखिए क्रिमिनल उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए लोगों को? हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। जब भी एटीएम कार्ड पे जाएं, एटीएम बूथ पे जाएं तो वहाँ पे सुरक्षा गार्ड वहाँ पे होता है, गार्ड होता है, आप हमेशा उससे हेल्प लें। आप किसी भी अननोन आदमी जो आपको ऐसा लग रहा है जो फॉलो कर रहा है या उसकी नजरों में है या वहाँ के डिवाइस ऐसा आपको लगता है कोई कैमरा अलग से लगा हुआ है इस तरह से, तो उन सबका ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप रेगुलर ऐसे ही एटीएम को यूज करें जो आपके सराउंडिंग या आपकी नजर में सुरक्षित हो। आजकल तो जिस हिसाब से चारों तरफ फ्रॉड चलते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो गए, जिस तरफ से आपने बताया, जी, कोरियर वाले आके फ्रॉड कर जाते हैं जी, तो इंसान के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। फिर कैसे आने वाले टाइम में क्या होने वाला और क्या देखते हैं आप? जी, बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बहुत सारे आप हिल में जब भी कभी ट्रेवल करने जाओगे तो वहाँ पे ये मेंशन किया होता है। या फिर सौंदर्य का ध्यान रखें या अपनी हर एक हैबिट को थोड़ा सा अपने सिंक करना पड़ेगा और कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम आज़ादी और अच्छा और उसकी टेक्निक अच्छी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रिकॉशन है उसको भी प्रिवेंट करें। आप अपने मोबाइल को हमेशा ऑडिट करें। जब हम किसी शहर के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी में उसके टायर की हवा, पेट्रोल या बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, वैसे ही आप एक मंथली एक हर महीने अपने मोबाइल को आपका जो वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप ऑडिट करें। आप ये देखें कि आपके फ़ोन पे कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं जो साइलेंटली आपकी बाकी सारी चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हो या आपकी फोर्सफुल आपकी लोकेशन को मैप कर रहा हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आप इसको हमेशा ऑडिट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे फ़ोन पे कौन सा ऐप है जो मेरे काम आ रहा है। जो अनयूज़ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जो भी ऐप होंगे उनको आप अनइंस्टॉल कर दें। और दूसरा, जब भी आप किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ पे आपको वाईफाई की ज़रूरत है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आप एक सेफ गार्ड लेके चलें कि आप वाईफाई का इस्तेमाल बहुत कम करें। जब तक उसमें ट्रस्ट नहीं करें कि ये वाईफाई वाला कौन है या अपना रिलेटिव है या इंस्टीट्यूशन कन्फर्म है, तब तक उस ओपन वाईफाई को यूज़ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हैं। नाइट में जब भी आप को कोई भी इस तरह से कॉल आती है, आपको ओटीपी मांगता है या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो हमेशा उस फ़ोन को काट दीजिए और काटने के बाद आप फ़ोन को खुद मिलाइए। अगर वो आपका कोई जानने वाला होगा या आपका बेटा, भाई, परिवार का कोई मेंबर होगा, तो आप उस नंबर को कॉल करके उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अब ये टाइम है कि आपके जितने भी फ़ोन हैं या फ़ोन की वॉइस है वो कहीं भी एआई या बाकी और कुछ टेक्निकली कंफर्म बदल सकते हैं वो। तो जब कोई फ़ोन आए आपको इंटरनेट के माध्यम से और आपको ऐसा लगे कि आपका बेटा आपसे बात कर रहा है, आपके घर से आपकी वाइफ़ बात कर रही है, मदर बात कर रहे हैं, पापा बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बेटे ओटीपी दो या भैया ओटीपी दो, तो आप उस फ़ोन को काट दें, ऑलवेज़ काट दें और आप उस नंबर को डायल करें।
अगर ऐसा करते हैं तो आप हमेशा सेफ हो सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप एक अगर इंटरनेट या आप कंप्यूटर या आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो अपने पासवर्ड को हमेशा प्रोटेक्ट रखें, और पासवर्ड कम से कम आपका सिंगल लेयर का नहीं होना चाहिए। आप एक मल्टी लेयर का पासवर्ड यूज़ करें, ताकि अगर एक कंप्रोमाइज़ हो तो कम से कम दूसरा कंप्रोमाइज़ ना हो। हर एक आदमी तो जैसे आपने बताया कि मोबाइल में कौन सी ऐप इंस्टॉल हो रखी है जो आपका डाटा चुरा रही होगी, तो हर एक को तो पता नहीं, तो फिर आदमी अपना मोबाइल कहाँ से चेक करवाए, इसको कहाँ जाके किसे दिखाए कि भी मेरे मोबाइल में क्या चीज़ आ गई क्या नहीं हुई। आम आदमी तो इस चीज़ों को जानता नहीं। जी, जब भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी ग्रुप में अननोन कोई लिंक भेजता है या कोई ये कहता है कि आप ये अपलोड कर लो या ये इंस्टॉल कर लो, इससे आपको लोन मिलेगा, इसको आप जॉब मिलेगा, इससे आपकी खेती के लिए बीज मिलेंगे, या इस तरह की कोई भी ऐसी बातें करनी, आप किसी के भाव में ना आए। और अपने परिवार में ही अब तो वो टाइम है कि हर घर में बीटेक, एमटेक या कंप्यूटर नॉन सारे बच्चे होते हैं। आप उनसे सलाह लें और उनको बताएं कि इस तरह से ये ऐप के लिए बोल रहे हैं, क्या ये सही है नहीं है। अगर आप आपकी फैमिली में इस चीज़ को या अपने दोस्तों में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आपने किसी अननोन आदमी पे फेथ कर लिया तो आपका डिवाइस कंप्रोमाइज हो गया। आपकी डिवाइस का कंप्रोमाइज होना मतलब आपके पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन शेयर होना, आपकी फाइनेंशियली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होना, ये सारी चीज़ें ब्रीच हो सकती हैं। तो ब्रीच होने के बाद आप एक हैंडीकैप, आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप हमेशा सावधान रहें, कभी भी किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करें। जो आपकी वर्चुअल लाइफ है, जो आपकी खुद की लाइफ, फिजिकल लाइफ है या जो प्रेजेंट लाइफ है, इसमें वर्चुअल लाइफ का किसी भी तरह से कंप्रोमाइज ना करें। जो लोग वर्चुअल हैं वो वर्चुअल हैं, उनके साथ कभी भी इस तरह से ट्रस्ट करना बेईमानी हो। साइबर दोस्त को फॉलो करें। साइबर दोस्त फॉलो करने का मकसद ये है कि अगर हिंदुस्तान में या पैन इंडिया में कोई भी इस तरह से क्राइम नया फ्रॉड इस्तेमाल करता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो आपको साइबर दोस्त के महज में एक मैसेज मिलता है कि आप डियर सिटीजन, आप समझ जाइए, ये एक नया फ्रॉड आया है, और अगर वो फ्रॉड आपके साथ हो उससे पहले ही आपको अवगत कराता है। विनोद जी, जब किसी का बच्चा आप ढूंढ के लाते हो या कोई घर का कोई जो मेंबर गुम हो गया था वो आपने ढूंढ के दे दिया, तो उस परिवार से तो एक आपका अलग एक निजी रिश्ता बन जाता होगा। मुझे लगता है कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे पुलिस को और जो है हाउस टीम को, जो जिस टीम ने उनका बच्चा, तो क्या बाद में भी मतलब बच्चा हैंडओवर करने के बाद भी कम्युनिकेशन बना रहता है आपके साथ? जी, हमारे साथ अगर कोई किसी चीज़ तरह की किसी ने मदद करी और मुझे वो फ्रूटफुल लगी, तो हमेशा कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसा दुखी आदमी या ऐसी कोई समस्या वाला कोई आदमी अगर उनको मिलता है, तो वो ज़रूर सलाह देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपकी मदद होगी। ऐसे कितने ही किस्से, कितने ही लोग सर हमारे पास आते हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी कभी हमने बच्चों को या किसी बुजुर्ग को किसी को तलाश दिया है, तो आज भी उनको ट्रस्ट इतना है कि अगर हम उस टीम के पास जाएंगे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे कई किस्से आस पड़ोस में और कोई बच्चा भी गायब होता है तो आपके पास ही रेफर कर देते हैं? बिल्कुल फोन करते हैं और उनको डायरेक्ट देते हैं कि आप वहाँ जाओ, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक में ये मैसेज है कि दिल्ली पुलिस आपकी कितनी मदद करती है। बहुत अच्छी बात है जी। विनोद जी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं जी, जो गुम हो जाते हैं लोग, तो उसमें 60% तो टीनेजर्स होते हैं जी। ये क्या कारण है कि टीनेजर्स ही ज्यादा गुम होते हैं? लगभग 1000 लोगों को या 1000 से ऊपर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, वो गुम हो गए, उनको वापस आए, वो उनके साथ जितने भी हमने इंटेरोगेशन करी या जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उससे से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अच्छा। उन चीजों में सबसे ज्यादा ये जो एज है, जिस एज की आप एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, वहाँ लोग वर्चुअल दुनिया पे बहुत भरोसा करते हैं। मोबाइल का जमाना है। बिल्कुल, मोबाइल का जमाना है, और मोबाइल का क्या, टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि कभी एक टाइम में, अभी जिक्र हो रहे थे, किसी सेमिनार में गया था, वहाँ जिक्र हो रहा था कि 10 साल पहले एक फोन सभी का फोन होता था घर पे। अब 10 फोन, 10 लोग हैं तो उनके 10 फोन होंगे, और 10 के 10 फोन आपके प्रोटेक्टेड होंगे, मतलब पासवर्ड से होंगे, कोई एक दूसरे को साझा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गैप तो बहुत बड़ा गैप है, और ये सही मायने में हम बच्चों की उन आदतों का, उन एहसास का
अंदाज नहीं कर पा सकते हैं, नोटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बच्चे अब गुमसुम हैं, उनका व्यवहार है उसमें क्या बदलाव है। ये छोटे छोटे बदलाव अगर हम नोटिफाई करें तो सर हम बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनको नोटिफाई नहीं कर पाते और बच्चे अपनी मर्जी से ही उस वर्चुअल दुनिया में, जिस वर्चुअल दुनिया में कोई सच्चाई ही नहीं है, उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। मुझे लगता है विनोद जी सबसे पहला बदलाव तो यही है, जब बच्चा पेरेंट्स के साथ परिवार में बात करना बंद कर देता है जी, तब समझ लो कि भी कहीं ना कहीं किसी इन्फ्लुएंसर का हाथ है उसमें। किसी इन्फ्लुएंसर का हाथ है जी, और किसी बातों में वो आ चुका है। जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों के साथ अपना टाइम बिताना चाहिए, जी बिल्कुल। ये उनके साथ बातें करनी चाहिए। जी, अगर जितना टाइम स्पेंड करेंगे कुछ न कुछ उनके हिस्से की जो चीजें उनके अंदर दब रही हैं या बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल, में है, बिल्कुल। वो कम से कम बाहर निकल के आएंगी हाँ। और उसको हम फिर एनालाइज करके किसी नए दोस्त का नाम जी, बता सकता है कि एक जी, नया दोस्त जुड़ा है, वो ये कहता है, वो ये करता है, उसके जी, पास 2 मोबाइल है, जी, तो उससे आइडिया लग सकता है कि भाई ये इस दोस्त से थोड़ा दूर रखने की टाइम है इसका। जी, जो जैसे पहले आपने बताया कि पहले एक ही फोन होता था, लैंडलाइन होता था, तो जी, अपना जब घंटी बजती थी पूछ लेते थे किससे बात करनी जी, है, उसी को बुला देते थे, जी, बल्कि पड़ोसियों तक के फोन उसी के ऊपर आते थे। बिल्कुल, और आजकल ऐसा हो गया हर परिवार में सबके पास अपने अलग मोबाइल है और अलग पासवर्ड है। जी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि चिं- इसमें इसमें चिंता का विषय बिल्कुल सही इसलिए भी है कि इंटरोगेट करते हैं तो हमें यही अंदाजा नहीं होता है कि वो आजकल उनका कोई नया दोस्त कौन सा है। मतलब फीलिंग्स ऐसी होती हैं, घर वालों से पूछते हैं कि कोई नया दोस्त है कोई इनका, उनको पता कोई ही नहीं नया, होता है। उनको कुछ पता ही नहीं होता है इस बारे में। हाँ, तो जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो हमें निकालना पड़े। फिर जब हम टेक्नोलॉजी का आधार लेते हैं उसमें जो उनके भी फुटप्रिंट होते हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। उनके कॉल रिकॉर्ड में हो, कहीं भी उनके फुटप्रिंट मिलते हैं तो उस पर हम रिसर्च करते हैं कि कब कितने दिनों से कैसे कब कितना टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। वो सारा एनालाइज करके फिर हम एक लेवल तक पहुंचते हैं, फिर स्टेबिलिटी को नोटिस करते हैं, फिर जाके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। बड़ी लाइफ तो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले जब मोबाइल नहीं थे सबको पता होता था कि घर में कि भी इसके कितने दोस्त हैं, जी, घर पे आना जाना रहता था दोस्तों का, जी। दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको उन सभी को एक दूसरे के बारे में पता होता था, कौन कैसा है, किससे दूर रहना है। जी, और आजकल तो बात है कि उसका कोई आपके बेटे का कोई जो खास फ्रेंड है लेकिन आप उसका नाम तक ही नहीं जानते, जी, क्योंकि वो खास फ्रेंड जो है खाली मोबाइल पर ही है, जी। तो जिसको आपको पता ही नहीं कि कौन खास है किससे बात है। फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उनके कांटेक्ट का, किस कांटेक्ट के साथ हैं, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे तो हम उस अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उसको तलाश करने में या उसको कहीं उसके जो भी ख्यालात हैं उनको बदलने में मदद कर सकते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बच्चों का पूरा ध्यान रखें, कभी वो गुमसुम हो जाए तो उसको जरूर कुरेदने की कोशिश करें, जरूर पूछें उससे कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप किसी से डर है। सोशल प्लेटफॉर्म और जो वर्चुअल दुनिया हमेशा बुलिंग और इस तरह से फ्रॉड के बच्चों को उनकी जो इनोसेंट आते हैं उन में से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करता है, या जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं उनको साइलेंटली कहीं ना कहीं इस तरह से मैसेज करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का उनकी गेम पे क्या मैसेज आ रहा है, उनके चैट बॉक्स में क्या आ रहा है, नोटिस करते रहे। पेरेंट्स के लिए एक आइडिया और है, एक चीज़ कर सकते हैं आप कि घर में जैसे ना कोई इंटरेस्टिंग बुक्स जी, ना, जैसे जो पिक्चर्स के पिक्टोरियल बुक्स होती हैं, जैसे पहले कॉमिक्स वगैरह होती जी, थी, जी, है ना, बच्चों के लिए वो लेके आ सकते हैं और खुद भी आप पढ़ते हैं। जैसे कुछ अपने टेबल पे आप रख देंगे तो खुद भी आप पढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ किताब पढ़ रहे हैं और करके उसको एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो कितनी बढ़िया स्टोरी है। जी, तो इस तरह की बातें करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा भी उसको लेके बैठ जाए किताब को। और गेम्स को, मतलब बैडमिंटन वगैरह, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये चीज़ें घर में लाते रहो, क्रिकेट, है ना, कोशिश करो कि कुछ न कुछ बातें अगर इस तरह से चलती रहें स्पोर्ट्स की या और इस तरह से पढ़ने लिखने की या कोई नई बुक्स की, अगर ऐसी अगर चलती रहे तो कम से कम उनका ध्यान पेरेंट्स को भी कुछ टाइम निकाल के बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए, अगर उससे खुद भी स्वस्थ रहेगा। टाइम निकाल के शाम के टाइम बैडमिंटन खेल लिए, 2 गेम बैडमिंटन के लगा लिए, बच्चों के साथ चला गया जी, तो खुद भी स्वस्थ रहेगा, बच्चे जितने मोबाइल से दूर रहेंगे उतना ही मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे जी। बस ये आपको देखना है कि किस हिसाब से, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस पेरेंट्स को भी करना करना ही पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ें बताई जैसे विनोद जी ने, इसमें अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP शेयर ना करें, अनजान साइट्स पर लॉगिन नहीं करें। आजकल दुनिया भर की साइट ऐसी बनी हुई है कि भी जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि होटल बुक करना है, बॉम्बे जाना था, वो पता चला कि आधे पैसे दे भी दिए, 20,000 दे दिए और जाके पता चला तो इस नाम का कोई होटल ही नहीं है।
तो इसके लिए क्या करना है, मतलब ये कैसे सर, अभी इसमें क्या पता चलेगा कि ये सही साइट है कि नहीं है? बिल्कुल cybercrime.gov.in वेबसाइट है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे cybercrime.gov.in, तो इसमें एक अवेयरनेस मॉड्यूल है। उस अवेयरनेस मॉड्यूल में आपको हर तरह का जो भी क्राइम हुआ है उसकी स्टोरी, उसके वॉइस या उसकी टेम्पलेट या होने वाले खतरों से पूरी तरह से अवगत कराता अच्छा, उसमें क्या है कि जो लेटेस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसके Yes. बारे में डिटेल है उस सारी? है। यस सर। आपको इस चीज से अपडेट रहना पड़ेगा कि आजकल कौन सा क्राइम चल रहा है। जी। जो क्राइम चल रहा है ज्यादातर कई दिन तक तो जो है वो क्रिमिनल उसी चीज को यूज करते रहते हैं। जी तो इस चीज को जैसे साइबर चला था तो हर जी। सेम वो मोडस ऑपरेंडी उनकी रहती है कि वो फोन करेंगे कि जी। आपका जो है पार्सल पकड़ा गया ये। तो जब आप इन चीजों से अवगत रहेंगे न्यूज़पेपर वगैरह से, और जैसे साइट जो विनोद जी ने बताई, तो जब वो खोल के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आजकल जो है मोडस ऑपरेंडी चल रही है, ये खेल चल रहा है, इस तरह से जाल बिछाया जा रहा है। जी तो आप अवेयर रहेंगे जब उस तरह की कोई भी आपके पास कोई फंसाने के लिए कोई कॉल आती है या कोई इस तरह से प्रलोभन आता है तो आप एकदम अवेयर हो जाएंगे कि भी ये जी। तो मैंने पढ़ा था। जी तो आजकल अवगत रहना बड़ा जरूरी जी, है। डरे नहीं, बिल्कुल पुलिस आपके साथ है। हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर की शिकायतें लिखी जाती हैं, और अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड आता है तो 1930 कॉल करें, आपको पेन इंडिया पे ये सारी हेल्प मिलती है। आप एक बार आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन या कोई इस तरह से मिस इस तरह से होता है, 1930 जरूर करें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जरूर विजिट करें। आपको सही डायरेक्शन और सही दिशा मिलेगी, और आपकी सारी चीजें जितनी भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंकिंग में कुछ भी ऐसा आपके पास कोई वारदात या इंसिडेंट होता है तो उससे आप सेफ हो सकते हैं। साइबर सेफ्टी के लिए जो टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से संचार साथी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें। आप गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से संचार साथी डाउनलोड करें। संचार साथी डाउनलोड करने के बाद आपके पास आपकी जो आईडी है उससे कितने और सिम चल रहे हैं आप ये चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई व्हाट्सएप या कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई फ़ोन कॉल या कोई इंटरनेट कॉल, किसी तरीके से भी कोई फ्रॉड कॉल आती है, आप उसको पेन इंडिया के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। आपका अगर फ़ोन गुम होता है तो आपके पास इस पोर्टल में या इसमें ही CEIR करके एक लिंक होगा जिसमें आप अपने खोए हुए मोबाइल की इंफॉर्मेशन लॉक कर सकते हैं। आपका अगर फ़ोन गुम हुआ तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे CEIR पे जाएं। पहला स्टेप ये रहेगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट खुली, वेबसाइट खुलने के बाद आपके पास जो फ़ोन गुम हुआ है उसकी डिटेल डालेंगे, IMEI नंबर डालेंगे। आप एक डॉक्यूमेंट जो आपकी पुलिस पोर्टल की तरफ से या FIR जो दर्ज की है वो अपलोड करना होगा। एक आपको ID प्रूफ अपलोड करना होगा, और एक उसका बिल की कॉपी अगर आपके पास है तो वो अपलोड करनी होगी। जब आप ये अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपके पास एक ट्रैक ID जनरेट होता है, उस ट्रैक ID को अपने पास सेफ रखिएगा। जब भी कभी पेन इंडिया में उस आपके फ़ोन को कोई इस्तेमाल करेगा तो आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज में मेंशन होगा कि डियर सिटीजन, आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ ट्रेस हुआ है, आप अपने पुलिस स्टेशन में जाएं और ये मैसेज उनको दिखाएं। सिमिलर ये मैसेज उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशन के पास भी होगा, वो आपके उस खोए हुए फ़ोन को ढूंढने में मदद करेंगे। तो संचार साथी एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें। जब कभी आपके साथ इस तरह से कोई फ्रॉड हो या साइबर फ्रॉड हो तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे साइबर अवेयरनेस के पोर्टल को जरूर इस्तेमाल करें। वहाँ पे आपको जिस UPI से आपको फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी मिलेगी कि वो ऑलरेडी पूरी पेन इंडिया में और क्राइम कर चुका है। आपको उस लिंक की, जो वेबसाइट का लिंक आपको शेयर किया है जिसके थ्रू वो आपके साथ चीट या ब्रीच हुआ है, वो उसकी जानकारी मिलेगी कि ये फ्रॉड है या नहीं है। आप उस मैसेज के बारे में, टेक्स्ट मैसेज के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि ये ऑलरेडी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है नहीं। तो इस जानकारी को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, सरकार भी जो है रोज रोज नए ऐप्स जनता के लिए लेके आ रही है जी, लेकिन उनकी जानकारी होना बड़ा जरूरी है जी। अगर उनकी जानकारी रहेगा तो आदमी अपने आप सेफ रहता है। उनको जैसे आपने बताया बड़ा संचार साथी ऐप का इम्पोर्टेंट ऐप है जी, अगर उसको डाउनलोड कर लिया तो कई चीजों से बचा रहेगा। जी सर, वो कभी भी किसी भी इस तरह से कोई हमला या इस तरह से कोई फ्रॉड होता है तो उससे आप सेव कर सकते हैं, आप अपने साथियों को भी सेव कर सकते हैं और आप खुद भी सेफ रह सकते हैं। धन्यवाद विनोद जी, आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी
जी आशा करता हूं कि इनकी जानकारी, दी हुई जानकारी आप सबके लिए बड़ी लाभदायक होंगी। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी दी हुई जानकारी हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगी। जी, मैं सर आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी ये जनसाधारण को अवेयर करने की ये जो मुहिम है, उसमें आप एक मील पत्थर साबित हो। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। जी सर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।